नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की 325 उम्मीदवारों की लिस्ट के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में वो मंत्री भी शामिल हैं जिनके टिकट काट दिए गए। बैठक में अरविंद सिंह गोप, राम गोविंद चौधरी समेत सीएम के कई करीबी नेता मौजूद हैं और अब देखना यह है कि अखिलेश यादव क्या करते हैं। तो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने जो आज लिस्ट जारी की, उसमें कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यहां पर अखिलेश के करीबी थे और उनके नाम यहां पर काटे गए। हालांकि वो नाम इसमें जरूर है जो उनके चाचा को पसंद थे। जी हां, दो लिस्ट यहां पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो को भेजी गई थी और उस लिस्ट में पहले शिवपाल की लिस्ट और उसके बाद अखिलेश यादव की लिस्ट। और मुलायम सिंह यादव ने जो नाम यहां पर आज जारी किए, कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी की, उसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो अखिलेश यादव इत्तेफाक उन लोगों से नहीं रखते। मेरे साथ दीपक उपाध्याय यहां पर जुड़ गए हैं। दीपक, अब से कुछ दिनों पहले जो फैमिली टसल यहां पर हुआ था वो हम सबने देखा। उसके बाद कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है। हालांकि आज जो मुलायम सिंह ने लिस्ट जारी की है, यूं कहें कि उन्होंने साफ ये भी कर दिया कि जो सीएम कैंडिडेट है उसका नाम हम यहां पर घोषित नहीं करेंगे। इसके बाद मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की आज जो मीटिंग हो रही है, जो बैठक हो रही है अपने करीबियों के साथ, वो क्या कुछ दर्शाता है? देखिए, बड़ा साफ है। परिवार के बीच में जो दंगल चल रहा है उसमें फिलहाल अखिलेश जो है वो पिछड़ते नज़र आ रहे हैं और उनके जो साथी थे, जो कैबिनेट में उनके साथी थे, उनको टिकट नहीं मिला है। उनमें से 3 कैबिनेट मंत्रियों को टिकट नहीं मिला है और जिन मंत्रियों को उन्होंने निकाला था अपनी कैबिनेट से, उनको टिकट मिल गया है। ये बड़ा साफ दर्शाता है कि उनके जितने भी लोग थे, ज़्यादातर लोग थे, उनको टिकट नहीं मिला है। और अभी फ़िलहाल लखनऊ में उन लोगों के साथ बैठक चल रही है जिसमें 2 प्रमुख नाम आ रहे हैं जिनके साथ बैठक उनकी चल रही है। राम गोविंद और पवन गोप, ये दोनों महत्वपूर्ण लोग हैं, कैबिनेट में साथी थे अखिलेश यादव के, अभी साथी हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो 325 जितने टिकट मिले हैं उसमें ज़्यादातर जो प्रेसिडेंट है समाजवादी पार्टी के, शिवपाल यादव, उनके नामों पर ही सहमति मुलायम सिंह ने जताई थी और उनके ही नामों का अनाउंसमेंट हुआ है। ये बड़ा झटका है अखिलेश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने यूपी चुनावों के लिए उम्मीदवारों के जो नाम का ऐलान किया, ये कुल 325 प्रत्याशी हैं जिनके नामों का ऐलान उन्होंने यहां पर किया। और टिकट बंटवारे में अखिलेश के करीबियों के जाहिर तौर पर नाम यहां पर काटे गए हैं, जिसकी वजह से अखिलेश अपने करीबियों के साथ यहां पर आज एक बैठक भी कर रहे हैं। जिन सीटों के लिए पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है उनमें 176 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और बाकी की जो 149 सीटें हैं जहां एसपी प्रत्याशी नहीं जीते थे। मुलायम ने कहा कि बाकी 78 सीटों पर विचार विमर्श करने के बाद कैंडिडेट्स का ऐलान किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव ने जल्द ही बाकी 78 नामों का भी ऐलान किए जाने का भरोसा दिया है और टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया और कार्यकर्ताओं को 28 फरवरी से पहले चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। 325 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं। इतने चुनाव हुए, कभी भी पार्टी में विवाद नहीं हुआ। आपने बातचीत तो की है, लेकिन पार्टी में अखबार में कहीं भी विवाद नहीं आपको पढ़ने को मिला। इधर लखनऊ में मुलायम सिंह यादव उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे थे तो दूसरी ओर सीएम अखिलेश यादव महोबा में नोटबंदी के फैसले और बीएसपी पर हमला बोल रहे थे। ये नोट बंद करके जो तकलीफ दी है वो तकलीफ का परिणाम आगे दिखाई देगा और अच्छे दिन नहीं समझ पाए तो 2.5 साल के अंदर तो बताओ कैशलेस वाली बात कैसे समझ पाओगे आप। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि एसपी की ओर से किसी को भी सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने 176 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। मुलायम सिंह यादव ने चुनाव के लिए किसी भी पार्टी से गठबंधन किए जाने से भी इनकार किया है। और काले धन को सफेद करने की प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण
योजना का फायदा दागियों को नहीं मिलेगा। जी हां, सरकार ने स्कीम पर सफाई जारी की है। स्कीम का फायदा वो लोग नहीं उठा पाएंगे जिन पर करप्शन, बेनामी प्रॉपर्टी रखने, मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज नियमों के उल्लंघन या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे संगीन अपराधों में मुकदमे चल रहे हैं। यानी कि अगर आप पर ऐसा कोई भी आरोप है तो आप अपना काला धन सफेद नहीं कर पाएंगे। हम आपको बता दें कि ये स्कीम 17 दिसंबर को शुरू हुई थी और डिक्लेरेशन और डिपॉजिट के लिए 31 मार्च 2000 तक ये स्कीम खुली रहेगी। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आप अपना काला धन वाइट तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ ये तमाम जो मुकदमे हैं, यूं कहे कि जो प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना है उसका फायदा आप नहीं उठा पाएंगे अगर आप पर किसी भी तरह का कोई भी केस या यूं कहे कि करप्शन, बेनामी प्रॉपर्टी रखना, मनी लॉन्ड्रिंग, कुछ इस तरह के नियम का कोई भी उल्लंघन का केस यहाँ पर है या फिर कोई आपराधिक मुकदमा जो कहते हैं वो चल रहा है, तो आप यहाँ प्रधानमंत्री की इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे। गरीब कल्याण योजना के तहत आपको एक बार फिर से सरकार ने यहाँ पर मौका दिया है कि आप जो 17 दिसंबर से स्कीम शुरू हुई थी उसका डिक्लेरेशन और डिपॉजिट आप 31 मार्च 2017 तक कर सकते हैं। मेरे साथ आलोक प्रियदर्शी यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। आलोक, 17 दिसंबर को इस स्कीम का ऐलान किया गया था और साफ किया गया था कि आप अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर सकते हैं, डिक्लेयर कीजिए, डिपॉजिट कीजिए, जो पेनल्टी है वो यहाँ पर चुकाइए। उसके बाद जो अब खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि जो तमाम तरह की बातें हमने अपने दर्शकों को बताई कि मनी लॉन्ड्रिंग या फिर बेनामी प्रॉपर्टी, इस तरह का कोई भी मुकदमा, आपराधिक मुकदमा अगर आप पर चल रहा है तो आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। आलोक, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, देखिए, ये साफ तौर पर जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का अनाउंसमेंट हुआ था तो उसमें कहा गया था कि अवैध तरीके से कोई भी कमाया हुआ धन है तो उसका आप इस्तेमाल इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, काले धन की बात हुई थी कि अगर आपके पास काला धन है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या PMLA या फिर कोई सिक्योरिटी एक्ट, इन तमाम जो एक्ट है, बेनामी एक्ट है, उसमें फॉर ब्लैक मनी, फॉरेन अनडिस्क्लोज्ड इनकम एक्ट है, ये तमाम मामले अगर आपके ऊपर चल रहे हो और पहले से आप इस मामले में आपके ऊपर कार्रवाई चल रही हो तो ऐसे में आप इस स्कीम का आपको फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ये चाह रही थी कि अगर इलीगल तरीके से कमाई हुई इनकम है, काला धन है, तो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन जिसमें क्रिमिनल एंगल आ गया है, क्रिमिनल तरीके से कमाया हुआ धन है, उसमें आप इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रियदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और अगर आपके पास अभी भी पुराने नोट हैं तो आप जरा संभल जाइए, इन्हें जल्द से जल्द आप बैंक में जमा कर दीजिए। और अगर आपने 31 मार्च तक भी नोट जमा नहीं किए तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर आपको जेल भी हो सकती है। पुराने नोट पहुंचाएंगे जेल, भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। काले धन के मालिकों के साथ सरकार की आर पार की लड़ाई है। काले धन के धारकों के लिए सरकार ने सख्ती अपना ली है। काले को सफेद करने के धंधे में लगे लोगों के लिए सभी रास्ते बंद करने के लिए सरकार ने अब एक और कदम उठाया है। पुराने नोट रखने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। सरकार ने RBI एक्ट में बदलाव करने वाले ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगर आपके पास 31 मार्च के बाद 500 या फिर 1000 रुपए के पुराने नोट पाए गए तो आपको 4 साल तक की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ये नियम कितनी सीमा पर लागू होगा ये फिलहाल तय नहीं है। हालांकि 10,000 रुपए तक छूट मिल सकती है। फिलहाल 31 मार्च तक आप RBI में ये पुराने नोट जमा करा सकते हैं। दरअसल नए ऑर्डिनेंस का मकसद RBI की उस जिम्मेदारी को खत्म करना है जिसमें नोट पर लिखा गया है कि मैं धारक को उस नोट की वैल्यू अदा करने का वचन देता हूँ। ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 30 दिसंबर से लागू हो सकता है। नोटबंदी की सीमा अब खत्म होने वाली है। आपको बता दें कि पुराने नोट बैंक में जमा कराने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर है। दिल्ली से आलोक प्रियदर्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मुंबई से जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह ने कुछ लोगों से बातचीत की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है।
31 मार्च के बाद आपके पास 500 और 1000 के पुराने नोट है, 10 से ज़्यादा नोट है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। जी हाँ, सरकार ने आज एक ऑर्डिनेंस लाया है और ऑर्डिनेंस के जरिए ये बात कही है कि 500 और 1000 के नोट, अगर पुराने नोट 10 से ज़्यादा आपके पास मिलते हैं तो आपको कारावास हो सकता है। इस पर पब्लिक का क्या रिएक्शन है, इस पर बात करने के लिए मैं हूँ फिलहाल मुंबई के चर्चगेट स्टेशन पे, उनसे जानते हैं। सर, ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है कि पुराने नोट अगर आपके पास बाद में मिलते हैं तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, एक्चुअली देखिए, गवर्नमेंट ने जो कहते हैं आपको 50 दिन का जो टाइम अपना 31 दिसंबर तक का टाइम दिया है, उसके बाद मार्च तक भी आपको टाइम दिया है। अगर आप उस बीच में अगर पैसा जमा नहीं करते हो और अगर आपके पास ब्लैक मनी है और उसको दुरुपयोग कर रहे हो आप, तो आपको हो सकता है सजा। कंपलसरी है कि अगर आपको तो सरकार ने इतना टाइम दिया है तो उसमें नहीं आप यूज़ कर रहे हो तो आपकी गलती है, तो सजा तो हो सकती है आपको। तो आप मानते हैं सही है ऑर्डिनेंस जो सरकार ने लाया है और जेल भी होती तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये ऑर्डिनेंस जो लाया है और अगर पुराने नोट मिल जाते हैं तो वैसे तो उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, फिर भी अगर आपके पास मिले तो आपको जेल होगी, क्या आप सहमत है? सही बात है, टाइम तो दिया है सरकार ने अपने को, जो है जमा कर देना चाहिए टाइम पे। नहीं जमा किया तो अपना ये गलत है ना। हाँ, ब्लैक मनी वो ही रख सकते हैं, बाकी जिसके पास छोटा मोटा रहेगा टाइम पे जमा कर पाते हैं ना। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? लोगों को बोला है 50 दिन के अंदर पूरा कैश जमा कर देने का, जुना नोट को पाबंदी लगा दी है, तो कोई चीज़ शॉपिंग करने को नहीं जा सकते, कुछ चीज़ काम पे नहीं आते, कुछ चीज़ को जमा कर देना चाहिए 50 का दिन का अंदर। नोटबंदी के बाद आज 50 दिन पूरे हो गए हैं। 50 दिनों बाद लोगों को शुरुआती दिक्कतों से राहत मिलने लगी है। बदलाव की बात करें तो देश में सबसे बड़े बदलाव कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर तेजी से बढ़ते कदम को माना जा सकता है। वाकई इन 50 दिनों में देश कितना बदला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आठ नवंबर को नोटबंदी का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने इससे काले धन, आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की बात कही थी। नोटबंदी के 50 दिन बाद देश की तस्वीर में बड़ा बदलाव आया है। बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लाइनों से अब राहत मिलने लगी है। नोटबंदी से पहले बैंक में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा थे, जो बढ़कर 13 लाख करोड़ हो चुके हैं। सरकार की कड़ाई से काले धन के कुबेरों में हलचल मची हुई है। देश भर से 3,300 करोड़ का काला धन जब्त हुआ है। हवाला कारोबार 90% तक खत्म हुआ है, जबकि 92 करोड़ के नए नोट बरामद हुए हैं। पुराने नोट के रद्दी होने से आतंकियों और नक्सलियों की फंडिंग पर लगाम लगी है। नोटबंदी के बाद छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के 7,000 करोड़ रुपए का पता चला है। केंद्र सरकार के मुताबिक नोटबंदी के बाद से 400 करोड़ रुपए के नकली नोटों का कारोबार बंद हुआ है। ड्रग्स कारोबार पर भी लगाम लगी है। नोटबंदी का सबसे बड़ा फायदा देश के कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का हुआ है। सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स का ऐलान किया है, तो नीति आयोग ने इनामी योजना शुरू कर ग्राहकों और व्यापारियों को प्रोत्साहन देने की शुरुआत की है। नोटबंदी के बाद से डिजिटल पेमेंट 300% तक बढ़ गया है। दुकानों में पीओएस मशीनों की मांग बढ़ गई है। सरकार ने मार्च 2017 तक पीओएस मशीनों की संख्या 11,80,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। नीति आयोग ने डिजिटल पेमेंट से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर 14444 जारी करने का ऐलान किया है। नोटबंदी पर गठित समिति ने सरकार को कार्ड पेमेंट पर ट्रांजैक्शन चार्ज न लेने का सुझाव दिया है। On digital economy, things are moving very positively. Incentives also we have discussed how to give incentives for digital currency. For physical currency, there is a money is involved, even printing, mobility, and also security, and also wear and tear. All these things are happening. How to give more incentives for digital currency. यहाँ तक कि गुजरात के सर्राफा बाजार में भी अब कैशलेस लेन देन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मंदिरों में भी कैशलेस दान को स्वीकार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि आरबीआई ने लोन चुकाने में राहत दे दी है। लोन चुकाने के लिए अब 30 दिन की मोहलत आरबीआई ने दी है। आरबीआई ने 60 दिन की पहले ही मोहलत दे दी थी। हम आपको बता दें कि 1 करोड़ तक के लोन पर ओवरड्राफ्ट की राहत, साथ ही साथ कैश क्रेडिट और कृषि लोन पर राहत आरबीआई ने यहां पर दी है। मेरे साथ ब्रजेश ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए। ब्रजेश, क्या कुछ और खबर आपके पास है, विस्तार से जरा बताएं। ब्रजेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी
जी, विस्तार से इस खबर के बारे में बताएं। आरबीआई ने 60 दिनों की पहले राहत दी थी और अब जो ये राहत है उसे 30 दिन की मोहलत चुकाने की बात आरबीआई ने कही है। जी बिल्कुल, जो 1 करोड़ से कम के लोन है उनके लिए राहत दी गई है और ये उनके बारे में है जो ड्यू हो रहे थे 1 नवंबर से लेकर के और ये दिसंबर के बीच तक का। और ये मोहलत इसलिए दी गई है कि जो लोग नहीं चुका पा रहे हैं उन लोन के बदले में जो प्रोविजनिंग में रियायत दी गई है, तो एक तरह से ये बैंकों के लिए राहत की बात है। बैंक जो है इसके बदले में प्रोविजनिंग में उनको राहत दी गई है, यानी बैंकों के लिए इसमें थोड़ी सी रिलीफ होगी। जी, बैंकों के लिए रिलीफ होगी और ये अभी से ही लागू कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन जो होते हैं वो लागू इसी मकसद से किए जाते हैं कि जो भी प्रोविजनिंग है उसको जो सख्ती थी पहले वो उसको थोड़ी उसमें रियायत हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस तमाम अपडेट के लिए। और कारोबार में आज नकद कल उधार का जुमला दर्शकों पुराना है और चलता भी खूब है, लेकिन नोटबंदी ने इस चलन को बदल दिया। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां नोटबंदी के असर से निपटने के लिए खरीदारों को बिना किसी ब्याज के 1 महीने से लेकर 3 महीने तक में पैसे अदा करने की मोहलत दे रही है। फ्रिज, टीवी और एसी जैसे सामान खरीदने का इरादा है लेकिन कैश की किल्लत है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां और रिटेलर उधारी की ऐसी स्कीम ला रहे हैं जिसमें सामान खरीदते वक्त डाउन पेमेंट की भी जरूरत नहीं होगी, बल्कि सामान खरीदने के 30 से 90 दिन में पहली किस्त चुकानी होगी। कंपनियों ने इसके लिए फाइनेंसिंग का भी इंतजाम किया है। सामान की फाइनेंसिंग पर ब्याज का बोझ भी खुद ही उठा रही हैं। ब्याज के खर्च का 8% तक मैन्युफैक्चरर और 2 से 3% तक बोझ रिटेलर उठा रहे हैं। आज की तारीख में क्या हो रहा है, जो ज़्यादा ऑप्शंस कंज्यूमर को दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि आपका डाउन पेमेंट कैश पे ना हो, आप आके हायर परचेज पे परचेज करिए या कंज्यूमर फाइनेंस पे परचेज करिए। आपका ईएमआई शुरू होगा 60 दिन बाद, आपका ईएमआई शुरू होगा 30 दिन बाद। अगर कोई कह रहे हैं कि 2016 में खरीदिए और 2017 में पे करिए, यानी कि 60 दिन बाद पे करिए। दरअसल नोटबंदी के बाद छोटी मियाद में कंज्यूमर अप्लायंसेस की मांग में कमी आई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में करीब 80% कारोबार नगद से होता है। इस वजह से नोटबंदी की समस्या का असर दिख रहा है। नवंबर में कंपनियों की बिक्री में औसतन 30 से 35% की गिरावट दिखी है। कंपनियां इसकी भरपाई के लिए इंसेंटिव स्कीम ला रही हैं। हालांकि इसके लिए ग्राहकों से इनकम स्टेटमेंट और पैन जैसे सारे ब्यौरे लिए जाते हैं। रिटेलर भी बिक्री को सपोर्ट करने के लिए इसे बढ़ावा दे रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज, पहले ये बहुत लिमिटेड कैटेगरीज में होता था, अब मोर एंड मोर कैटेगरीज आर नाउ कवर्ड बाय ईएमआई एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट सारे कस्टमर्स इसको, काफ़ी कस्टमर्स को ऑप्ट कर रहे हैं। पहले हमारा ये सोचना था कि केवल छोटे शहरों में कस्टमर्स को ईएमआई पे लेना पसंद है। हम ये ट्रेंड चारों ओर देखते हैं, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, वेस्ट में भी है। ईएमआई धीरे धीरे मोर एंड मोर इट्स गेटिंग पॉपुलर। रिटेलर्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां मानती हैं कि उन्हें बिक्री बनाए रखने के लिए अगले 2 से 3 महीने तक इंसेंटिव जारी रखना पड़ सकता है। मतलब ग्राहकों के लिए इस दौरान बढ़िया मौका है। ईडी ने गैरकानूनी तरीके से नोट बदलने के मामले में कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर आशीष कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी उस मामले से जुड़ी है जिसमें 9 फर्जी बैंक खातों में करीब 34 करोड़ रुपए जमा करने की बात सामने आई थी। जांच में ये बात सामने आई कि कोटक महिंद्रा बैंक की नई दिल्ली के केजी मार्ग ब्रांच में गैर कानूनी तरीके से पुराने नोटों को नए नोटों में बदला गया था। बैंक मैनेजर आशीष कुमार पर पारसमल लोढ़ा और रोहित टंडन की मदद करने का भी आरोप लगा। मामले में कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी सफाई में कहा कि मैनेजर आशीष कुमार को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है और जांच एजेंसियों को हर जानकारी मुहैया कराई जा रही है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा कि बैंक इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करता और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर सेबी को सौंप दिया है। आईपीओ के जरिए एनएसई 10,000 करोड़ रुपए जुटाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस ऑफर के बाद एनएसई की वैल्यूएशन 50 से 55,000 करोड़ के बीच हो जाएगी। ओएफएस के जरिए एनएसई शेयर होल्डर्स 20 से 25% हिस्सा बेचेंगे। एनएसई के बाद बीएसई भी आईपीओ लाने की तैयारी में है। बीएसई की योजना आईपीओ के जरिए 1500 करोड़ जुटाने की है। एनएसई का आईपीओ हाल ही के दिनों के आने सबसे बड़े आईपीओ में से एक माना जा रहा है। फिलहाल एमसीएक्स ही अकेला एक्सचेंज है जो लिस्टेड है।
मुंबई वालों को जल्द महंगे रेल किराए का झटका लग सकता है। रेलवे लोकल ट्रेनों का किराया बढ़ा सकती है। रेल मंत्रालय ने इसके लिए वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा। दरअसल मुंबई लोकल से रेलवे को सालाना 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और रेलवे ने कहा या तो किराए बढ़ाए जाएं या फिर राज्य सरकार नुकसान की भरपाई करे। लोकल ट्रेनों में फर्स्ट क्लास से रेलवे को सालाना 4800 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जबकि सेकंड क्लास से रेलवे को हर साल 1200 करोड़ रुपए की चपत लगती है। हालांकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सेकंड क्लास का किराया बढ़ने की उम्मीद कम है। बजट में रेल किराए में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। रेल मंत्रालय ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर रेल टिकट पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने की गुहार लगाई। रेलवे ने टिकटों पर मिलने वाली सब्सिडी का खर्च उठाने के लिए संबंधित मंत्रालयों को भी चिट्ठी लिखी। सीनियर सिटीजन कोटा को लेकर रेलवे ने सामाजिक कल्याण मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। वहीं रेलवे ने मेडिकल कोटा, हेल्थ मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स कोटा के टिकटों पर मिलने वाली सब्सिडी का खर्च स्पोर्ट्स मंत्रालय को उठाने के लिए चिट्ठी लिखी। रेलवे सालाना 33,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी यात्री किराए पर देती है, जिसमें सिर्फ कोटा वाली टिकटों पर सालाना 2,000 करोड़ का सब्सिडी है। उत्तर प्रदेश में महज 38 दिन बाद आज एक और बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। कानपुर के पास अजमेर जा रही सियालदेह अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से 2 डिब्बे नहर में गिर गए। सुबह 5 बजे कानपुर के पास अजमेर जा रही सियालदह अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से 2 डिब्बे नहर में गिर गए। हादसे के शिकार ज्यादातर डिब्बे स्लीपर क्लास के थे। हादसा कानपुर से इटावा के बीच रूरा स्टेशन के पास हुआ। हादसे के वक्त ट्रेन एक पुल से गुजर रही थी। हम जहाँ घटना से हम 800-900 मीटर जो है 800-900 मीटर मतलब पीछे थे हम लोग वेव करने के बाद जो है जैसे वहाँ देखिए अचानक जो है इसमें आवाज़ आई और हम लोग जस्ट पटरी से नीचे उतर गए। सब तार वगैरह सब टूट गई। फिर हमने मतलब देखा कि सब ट्रेनें गिर गई है। रेलवे के मुताबिक इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। ट्रेन हादसे में घायल लोगों का इलाज कानपुर देहात के जिला अस्पताल में हो रहा है। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दुर्घटना की वजह से जो खबर है 55 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें कई लोगों को तो मामूली सी इंजरीज हैं और इन सबको अधिकतर लोगों को हमने कानपुर देहात के जिला अस्पताल में एडमिट कराया है। हादसे में घायलों को यूपी सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और मामूली रूप से घायलों को 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और न्यूज़ 360 में मेरे साथ बस इतना ही।